नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुओं का आशीर्वाद में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीतिकाल की प्रवृत्तियां। यह टॉपिक बीए, एमए, नेट, जेआरएफ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको आसान भाषा में रीतिकाल की प्रवृत्तियां समझाई जाएगी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, ठीक है। लोग स्टार्ट करते हैं ना। रीतिकाल की प्रवृत्तियां और परिभाषा दोनों एक ही होती है, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा कि परिभाषा पूछा तो परिभाषा ही, प्रवृत्तियां और परिभाषा दोनों एक ही होती है, उसमें अंतर नहीं होता, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं ना। हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम से अभिहित किया जाता है। हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है और वो कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल, श्रृंगारी काल, अलंकृत काल आदि नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। इस काल का समय 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक माना गया। विक्रम संवत जो ईस्वी हम लोग देखते हैं ना, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है और ये विक्रम संवत के अनुसार है, ठीक है। तो विक्रम संवत जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष पूर्व है, 57 वर्ष पहले ही स्टार्ट हो गया था विक्रम संवत। तो ईस्वी में इसको देखेंगे तो होगा 1643, मतलब 1643 से 1843 होगा, ठीक है। ईस्वी में देखेंगे तो लोग 200 वर्षों तक रहा। रीति काव्य के संबंध में डॉक्टर महेंद्र कुमार लिखते हैं, रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो। हिंदी भाषा साहित्य के उत्तर मध्य काल में अनेक कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्रों के नियमों की बंधी बंधाई परिपाटी पर अपने काव्य की रचना। इस प्रकार स्पष्ट है कि रीति शब्द संस्कृत के काव्य शास्त्रीय रीति काव्य रचना की प्रणाली है। रीति का अर्थ ही है विधि, परिपाटी, प्रणाली, पद्धति। लेकिन रीति काल के रीति शब्द का अर्थ प्रणाली के अनुसार काव्य रचना करना है। इसलिए रीति काव्य का अर्थ हुआ ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि की काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचा गया हो। हम लोग पॉइंट डाल के लिखेंगे ना। लक्षण ग्रंथ निरूपण। रीति साहित्य की सर्व प्रमुख विशेषता है लक्षण ग्रंथों का प्रणयन, मतलब लक्षण ग्रंथों का मिलना लक्षण ग्रंथ ही है। रीति काल तक आते आते संस्कृत का काव्य शास्त्र अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। उसका प्रभाव कवियों के मानस पर भक्ति काव्य से ही आरंभ हो गया था। इस प्रकार कह सकते हैं कि लक्षण ग्रंथों की भावना का श्रीगणेश मतलब आरंभ भक्ति काल में ही हो चुका था। भक्ति काल रीति काल के मध्य संक्रमण दौर के महाकवि केशव से हिंदी में लक्षण ग्रंथों का प्रणयन माना जाता है। मतलब जो रीति काल में रीति लक्षण ग्रंथ है उसका प्रवर्तन केशवदास ने किया, ठीक है। इस परंपरा को आगे चिंतामणि त्रिपाठी ने बढ़ाया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति लक्षण ग्रंथों के लेखन की रही है, ठीक है। हम लोग दूसरा पॉइंट डालेंगे, श्रृंगारिकता। रीतिकाल में प्रमुख प्रयुक्त रस श्रृंगार है। अधिकांश कवि दरबारी आश्रयों में रहते थे। आपको पता है रीतिकाल के अधिकांश कवि देव, बिहारी, चिंतामणि, केशवदास, मतीराम सारे किसी न किसी राजा सामंत के दरबार में ही रहते थे। अपने आश्रयदाता एवं स्वामियों को खुश करने के लिए वे उनके मनोनुकूल काव्य रचना करते थे। मतलब राजा के मन के अनुसार काव्य रचना करते थे। यदि वो दुखी है तो दुखी रचना करेंगे, सुख खुशी है जैसे है वैसे वाला रचना करेंगे, ठीक है। स्वामी सुखाय काव्य रचनाएं नहीं होती थी, स्वामी सुखाय काव्य रचना होती थी, मतलब स्वांता सुखाय नहीं होती थी, मतलब खुद के खुशी के लिए रचनाएं नहीं लिखी जाती थी। सामंत एवं राजा सुराज सुंदरी एवं विलासिता के राग रंग में डूबे हुए थे। उस समय के अधिकांश युद्ध भी होते थे ना, तो किसी राज्य की सुंदर लड़की हो, सुंदर राजकुमारी हो, तो उसको पाने के लिए युद्ध हुआ करते थे ज्यादातर। श्रृंगार वर्णन इन कवियों का प्रमुख प्रतिपाद्य बन गया। यद्यपि रीति कवियों का प्रमुख विषय लक्षण ग्रंथ निरूपण था, तो भी उसके माध्यम से नायिका भेद, नक्श निरूपण, अलंकार आदि का जो वर्णन हुआ वह श्रृंगार निरूपण के माध्यम से ही व्यक्त हुआ। इन कवियों की मान्यता थी, आगे के कवि रिझी है तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई, सुमरीन को भानु है। डॉक्टर नगेंद्र का इस विषय में कहना है, सांचा चाहे जैसा भी रहा हो, इसमें ढली श्रृंगारिकता ही। इसकी अभिव्यक्ति में उन्होंने किसी प्रकार का संकोच नहीं किया। बिहारी के इस दोहे से देखा जा सकता है, ठीक है। बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोन हंसे देन कहीं नटी जाए। इसमें कृष्ण की मुरली जो है वो राधा नुका लेती है और बोलती है मेरे पास नहीं है। ऐसे ही कुछ इसका व्याख्या है, ठीक है। व्याख्या करेंगे तो लंबी हो जाएगी वीडियो। रीतिकालिक कवि पावस में, पावस मतलब सावन जो बरसात का मौसम होता है ना, वो जहाँ प्रेमी प्रेमिका का मिलन देखता है वहीं रम जाता है। तीज के पर्व पर नायिका के मानसिक उल्लास का सुचित्रण देखिए। काम झूले उर में, उरोजनी में दाम झूले, श्याम झूले प्यारी की अन्यारी अखियन में। कितना सुंदर जो है ना लिखा गया है ना, कहने का नहीं। रीतिकालिक कवियों की श्रृंगारिकता पर डॉक्टर भागीरथ मिश्र का कहना है, श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। मतलब वो केवल प्रेम को भोग विलास की सामग्री समझ ली, प्रेम की जो असल परिभाषा ना उसको नहीं समझ पाए थे उस समय के कवि लोग। प्रेम की अन्यता, एक निष्ठता, त्याग, तपश्चर्या आदि उपदति पक्ष की भी उनकी दृष्टि में बहुत कम आए। उनका विलासोन्मुखी जीवन और दर्शन सामान्यतः प्रेम या श्रृंगार के बाह्य पक्ष शारीरिक आकर्षण तक ही सीमित रहकर रूप को मादक बनाने वाले उपकरण ही जुटाता रहा। यह प्रवृत्ति नायिका भेद, नक्श वर्णन मतलब पैर के नाखून से सीख तक, सर तक वर्णन, अलंकार निरूपण सभी जगह देखी जा सकती है। तीसरा पॉइंट डालेंगे, अलंकारिकता। रीति साहित्य की अगली मुख्य विशेषता है अलंकारिकता प्रदर्शन, पांडित्य, चमत्कार प्रदर्शन एवं रसिकता। प्रधान युग में इस विशेषता या प्रवृत्ति का होना सहज ही था। इसमें देखेंगे केशवदास का जो है या फिर बिहारी का इतना अलंकार परक है ना, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है।
इस काल के कवियों की भाषा लोक भाषा या जनवहरित की अपेक्षा प्रभु विष्णुता एवं ग्रहणशीलता के गुण से अधिक प्रभावित थी। इस अलंकारिकता का एक अन्य कारण था अलंकार शास्त्र के अनुरूप अपनी कविता कामिनी के सांचा में ढालना। ये कवि संस्कृति के अलंकार शास्त्र के रूढ़िगत एवं पारंपरिक उपमानों का प्रयोग करते रहे। बिहारी ने चमत्कार मूलक अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया है, जिन्हें देखकर पाठक आश्चर्यचकित रह जाता है। भक्ति एवं वैराग्य निरूपण। रीति काव्य में भक्ति एवं नीति संबंधी सूक्तियां भी इस युग के काव्य में मिलती है। भक्ति के बारे में इनकी सोच थी, रिझी है सुकवि जो तो जानी कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमरीन को बहानु है। मतलब अधिक जो राजा है वो खुश हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो यही बहाने हम लोग जान लेंगे कि कविता के बहाने हम मतलब स्मरण किए हैं राधा कृष्ण को। इस काल का कवि तो आश्रय दाता के रिझने में संतोष करता है, मतलब प्रसन्न होने में। नहीं तो अगर वह ना रिझे तो बस वो बाद में वह यह संतोष कर लेगा कि चलो कविता ना सही, इस बहाने राधा कृष्ण का स्मरण ही हो गया। इस संबंध में डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी का कहना है, वृद्धावस्था में आसक्त होकर केशव देव पद्माकर आदि सभी प्रमुख कवि वैराग्य से ग्रसित दिखाई पड़ते हैं, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। मुक्तक काव्य रूप। इस परंपरा के काव्य ग्रंथों में मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। दरबारी संस्कृति का काव्य होने के कारण चमत्कार उत्पादन हेतु एवं वाहवाही लुटने के लिए रीतिकालीन कवियों को मुक्तक शैली अधिक अनुकूल जान पड़ी। रीति काव्य में अधिकांशतः कविता, सवैया और दोहा जैसे छंदों का प्रयोग किया गया है। रीतिकाल में श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग किया गया है। ये छंद उसकी प्रकृति के सर्वथा अनुकूल थे। छठा पॉइंट डाल के लिखेंगे, ब्रज भाषा की प्रधानता। भक्ति काल में कृष्ण भक्त ये धारा के भक्त कवियों में जिस ब्रज भाषा की प्रतिष्ठापन साहित्य में क्षेत्र में की थी, उसका समुचित विकास रीतिकालीन कवियों ने किया। लांछनिक प्रयोगों, स्वाभाविक अलंकरण, भावपक्ष की कोमलता एवं सरसता से अपलावित ब्रज भाषा अपने संपूर्ण वैभव एवं सौंदर्य के साथ उदित हुई। सातवां पॉइंट डालेंगे, वीर रसपूर्ण काव्य। अन्य प्रवृत्तियों के साथ साथ रीतिकाल की साहित्यिक धारा में वीर रसपूर्ण काव्य की भी सर्जना हुई। भूषण, सूदन, पद्माकर आदि कवियों ने बड़ी ओजस्विनी भाषा में, भूषण छत्रपति शिवाजी के दरबार में रहते थे और साल दशक के छत्रपति शिवाजी का इन्होंने वीर रसपूर्ण उल्लेख किया है उनके बारे में। भाषा में वीर रसात्मक काव्य की सृष्टि की। इन कवियों के काव्य में राष्ट्रीयता का स्वर प्रधान है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रीतिकाल को कितने भागों में मतलब विभाजित किया गया है। जितना कमेंट कीजिएगा आप लोग को उतना ही याद रहेगा, ठीक है। आठवां पॉइंट डालेंगे, आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण। रीति साहित्य में प्रकृति का निरूपण आलम्बन रूप में हुआ है। प्रकृति का आश्रय रूप अथवा स्वतंत्र रूप में कम चित्रण हुआ है और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि रीति कवि दरबारी था, उसके पास प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में विचरने का अवकाश नहीं था। पद्माकर का काव्य आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण का उत्कृष्ट उदाहरण है। पॉइंट नंबर 9 लिखेंगे, नारी निरूपण। रीतिकालीन कवियों ने नारी के केवल विलासी व भोग्या रूप का चित्रण किया है। उनके सामने नारी का केवल एक ही रूप था और वह था विलासिनी प्रेमिका का। नारी उनके एक मात्र भोग विलास का उपकरण मात्र थी। नारी के अनेक रूपों, गृहिणी, जननी, देवी, भगिनी आदि पर उनकी दृष्टि जैसी पड़ी ही नहीं। रीतिकालीन कवि की नारी अपने प्रांगण में लाल के द्वार उड़ाए हुए पतंग की छाया को चूमती फिरती है और कदाचित पुत्र की हथेली को इसलिए चूमती है कि उसमें अपने प्रियतम की गंध्या प्रतिबिंब मिल जाए। मतलब ये उस समय यदि वो अपने बालक, अपने बच्चे को प्रेम करती है तो इसलिए कि वो अपने प्रियतम को याद करके। उनकी सोच इतनी गिर चुकी थी कवियों की, सोचिए। अब 10वां पॉइंट पढ़ेंगे, प्राश्रय की भावना। रीतिकाल का कवि व समाज प्राश्रित है। अधिकांश कविगण राजश्रयों में या दरबारों में रहते हैं, इसलिए इनका काव्य स्वांता सुखाय न होकर स्वामीन सुखाय है। उनके द्वारा किया गया नारी श्रृंगार का निरूपण एवं नायक नायिका भेद निरूपण सामंतों एवं राजाओं की रुचि के पोषण स्वरूप किया गया है। इतना ही नहीं, इस युग का कवि साहित्य और काव्य शास्त्रीय ज्ञान के लिए संस्कृत कवियों व आचार्यों पर निर्भर रहा। उनका लक्षण ग्रंथों के आधार पर हिंदी में लक्षण ग्रंथों का प्रणयन किया। निष्कर्ष रूप में लिखेंगे, उपयुक्त विवेचनोपरांत यह कहा जा सकता है कि क्या लिखा है, संकीर्णता, रूढ़ियों का परिधि या नियमों की श्रृंखलाओं के बाद भी जैसी सरसता, कोमलता, मार्मिकता, हृदय स्पर्शिता एवं श्रृंगार रस का विविधतापूर्ण निरूपण रीतिकाल में हुआ, वह अन्यत्र दुर्लभ है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।